एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग का टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन। इसको कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। ये कोशिका का अंग होता है, कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके कार्य क्या है, इस वीडियो में हम एकदम गहराई से जानेंगे। कोशिका झिल्ली के बारे में एकदम डीप में जानकारी लेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं कोशिका झिल्ली क्या होता है। कोशिका झिल्ली होता क्या है। देखो, कोशिका झिल्ली जो है वो इसको क्या कहा जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। कोशिका झिल्ली को यानी कि सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। ये कोशिका का बाहरी सीमा होता है। कोशिका का बाहरी सीमा होता है, जैसे कि हमारे घर का बाहरी सीमा क्या होता है, दीवार होता है। हमारे घर का बाहरी सीमा क्या होता है, हमारा दीवार होता है। तो वैसे ही कोशिका का बाहरी सीमा क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। कोशिका का बाहरी सीमा सेल मेम्ब्रेन होता है, जो कि कोशिका के भीतरी वाले हिस्से को बाहरी वातावरण से अलग करता है। जैसे कि कोशिका के अंदर का पार्ट है, उसको किससे अलग करेगा, बाहर के वातावरण से अलग करता है। कौन करता है, सेल मेम्ब्रेन अलग करता है। तो वैसे ही हम, जैसे कि हमारे घर में, हाँ मतलब घर हो गया, घर के अंदर वाला हिस्सा हो गया। तो जो दीवार है वो बाहरी हिस्सा से हमारे घर के अंदर वाले हिस्से को क्या करेगा, अलग करता है दीवार। तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो दीवार की तरह काम करता है। सेल मेम्ब्रेन दीवार की तरह काम करता है। तो सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे लिख देते हैं। सेल मेम्ब्रेन कोशिका का बाहरी हिस्सा होता है, जो कोशिका के भीतर के हिस्से को बाहरी वातावरण से अलग करता है। इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। देखो, सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो कोशिका का सेल मेम्ब्रेन कोशिका का बाहरी सीमा होता है, बाहरी हिस्सा होता है। जैसे कि देखो, ये सेल हो गया ऐसे। अब इसके अंदर जो भी पार्ट है तो ये कोशिका का क्या हो गया, ये दीवार है, इसके अंदर कोशिका के अंदर जो भी पार्ट होते हैं, ये कोशिका का जो ये दीवार है, ये क्या है, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। ये कोशिका में दीवार की तरह काम करता है सेल मेम्ब्रेन। जैसे कि घर होता है, घर का दीवार होता है हमारा, जो कि भीतरी हिस्से को बाहरी वातावरण से अलग करता है दीवार। तो ऐसे ही सेल मेम्ब्रेन होता है, कोशिका के अंदर का जो भी हिस्सा होता है उसको बाहरी वातावरण से अलग करता है। देखो, अब जानते हैं कोशिका का सबसे स्पष्ट मॉडल किसने दिया था। कोशिका का सबसे स्पष्ट मॉडल किसने दिया था। देखो, कोशिका का सबसे स्पष्ट मॉडल किसने दिया।
कोशिका का सबसे स्पष्ट मॉडल किसने दिया था? सिंगर और निकोल्सन ने। सिंगर और निकोल्सन ने। सिंगर और निकोल्सन ने। कोशिका का सबसे स्पष्ट मॉडल सिंगर और निकोल्सन ने दिया था। इसका मॉडल क्या था? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? तो सिंगर और निकोल्सन ने दिया था। सिंगर और निकोल्सन ने दिया था। कब दिया था? 1972 में। 1972 में ये सिंगर और निकोल्सन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या बताता है? देखो, फ्लूइड जो है, फ्लूइड क्या है? फ्लूइड फ्लूइड का मतलब होता है, फ्लूइड में जितने भी अणु होते हैं, फ्लूइड में जितने भी अणु होते हैं वो क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। मतलब ये एक जगह स्थिर नहीं रहते, ये गति करते रहते हैं। इसमें अणु एक जगह स्थिर नहीं होते। देखो, जो फ्लूइड है, फ्लूइड में जो इसमें अणु जो होते हैं वो एक जगह स्थिर नहीं होते, वो गति करते रहते हैं। मतलब एक जगह से दूसरी जगह गति करते रहते हैं। और मोज़ेक क्या होता है? मोज़ेक जो होता है, मोज़ेक में विभिन्न अणुओं में क्या, जैसे कि लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स पाए जाते हैं। मोज़ेक में विभिन्न अणु में क्या पाए जाते हैं? प्रोटीन्स, प्रोटीन्स पाए जाते हैं, लिपिड पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, तो ये क्या होता है? ये मोज़ेक होता है। देखो, अब यहाँ से हम लोग शुरू से देखते हैं। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन कोशिका का बाहरी हिस्सा होता है। कोशिका के भीतर के हिस्से, जो कि कोशिका के भीतर के हिस्से को बाहरी वातावरण से अलग करता है। कौन अलग करता है? तो हमारा सेल मेम्ब्रेन कोशिका के भीतरी हिस्से को बाहरी वातावरण से अलग करता है। तो कोशिका का सबसे स्पष्ट मॉडल किसने दिया था? कोशिका का सबसे स्पष्ट मॉडल किसने दिया था? तो सिंगर और निकोल्सन ने 1972 में दिया था। क्या इसका मॉडल क्या था? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल 1972 में निकोल्सन और सिंगर ने दिया था। तो ये था। अब फ्लूइड मतलब होता है, इसमें जो अणु होते हैं वो गतिशील होते हैं, एक जगह स्थिर नहीं होते। और मोज़ेक जो होता है, इसमें विभिन्न अणु में प्रोटीन्स, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स आदि पाए जाते हैं। इसको मोज़ेक कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखते हैं क्या 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 है इसमें। तो चलिए देखते हैं सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन।
स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें क्या क्या पाए जाते हैं। देखो, सबसे पहला होता है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, द्विपरत फॉस्फोलिपिड। द्विपरत फॉस्फोलिपिड इसमें क्या होती है, इसमें ये दो परतों वाली होती हैं। पहला देखते हैं हम लोग फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। देखो, ये जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता है ये दो परतों वाली होती हैं। कोशिका झिल्ली जो है वो दो परतों वाली होती हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं, इसमें फॉस्फोलिपिड्स अणु होते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं, इसमें फॉस्फोलिपिड्स अणु होते हैं। यानी कि ये दो परतों वाली होती हैं, दो परतों वाली होती हैं। कौन, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। ये दो परतों वाली होती हैं और इसमें क्या पाए जाते हैं, फॉस्फोलिपिड्स अणु पाए जाते हैं। इसमें फॉस्फोलिपिड अणु होते हैं। इनमें फॉस्फोलिपिड्स अणु होते हैं। देखो, जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, देखो सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड पाए जाते हैं। तो ये दो परतों, सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं वो दो परतों वाली होती हैं। इसमें फॉस्फोलिपिड्स अणु होते हैं। अब इस फॉस्फोलिपिड्स अणु में फॉस्फोलिपिड्स अणु में क्या होते हैं, एक हाइड्रोफिलिक और दो हाइड्रोफोबिक। देखो, हाइड्रोफिलिक मतलब होता है जल प्रेमी, और हाइड्रोफोबिक मतलब होता है जल विरोधी। इस फॉस्फोलिपिड्स अणु में एक हाइड्रोफिलिक और दो हाइड्रोफोबिक, यानी कि जल प्रेमी और दो हाइड्रोफोबिक जल विरोधी होते हैं। तो ये था हमारा फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, यानी कि कोशिका झिल्ली में, सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। फॉस्फोलिपिड जो होती है दो परतों वाली होती है। कोशिका झिल्ली जो होता है वो दो परतों वाली होती हैं। और इसमें क्या होते हैं, इसमें फॉस्फोलिपिड्स अणु होते हैं। क्या पाए जाते हैं, फॉस्फोलिपिड्स अणु होते हैं। और इन फॉस्फोलिपिड्स अणु में क्या पाए जाते हैं, इन फॉस्फोलिपिड्स अणु में एक हाइड्रोफिलिक यानी कि जल प्रेमी और दो हाइड्रोफोबिक यानी कि जल विरोधी पाए जाते हैं। कोशिका झिल्ली में फॉस्फोलिपिड्स अणु होते हैं। तो ये था हमारा पहला स्ट्रक्चर। अब हम दूसरा देखते हैं क्या है। देखो, इसमें प्रोटीन अणु भी पाए जाते हैं। दूसरा है प्रोटीन अणु। प्रोटीन्स इसमें प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं, प्रोटीन अणु भी होते हैं। देखो, प्रोटीन अणु हैं जैसे कि इसमें कुछ सतह पर होते हैं, इसमें प्रोटीन अणु कुछ सतह पर होते हैं और कुछ झिल्ली के आर पार होते हैं, कुछ झिल्ली के सतह पर होते हैं। जैसे कि कुछ झिल्ली के सतह पर होते हैं कौन, पेरिफेरल प्रोटीन जो है वो झिल्ली के सतह पर होता है। और इंटेग्रल प्रोटीन जो है वो झिल्ली के आर पार होता है। इंटेग्रल या ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स। कुछ प्रोटीन झिल्ली के सतह पर
होते हैं, जैसे कि पेरिफेरल प्रोटीन्स। पेरिफेरल प्रोटीन्स, देखो ये जो पेरिफेरल प्रोटीन्स है मैं यहाँ पे देख रही हूँ, वो झिल्ली की कहाँ पर है, सतह पर है। वो झिल्ली के अंदर या सतह पर होते हैं, झिल्ली के अंदर या सतह पर होते हैं। कौन? पेरिफेरल प्रोटीन्स है, ये झिल्ली की सतह पर होते हैं। और कुछ प्रोटीन और कुछ प्रोटीन और कुछ प्रोटीन कहाँ पर होते हैं, कुछ प्रोटीन झिल्ली के आर पार होते हैं। कुछ प्रोटीन झिल्ली के आर पार होते हैं, जैसे कि इंटेग्रल प्रोटीन्स। इंटेग्रल प्रोटीन्स, इंटेग्रल प्रोटीन्स, देखो तो इसमें सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं। जैसे कुछ प्रोटीन जो होते हैं वो झिल्ली के सतह पर होते हैं और कुछ प्रोटीन झिल्ली के आर पार होते हैं, जैसे कि इंटेग्रल प्रोटीन्स। और झिल्ली के सतह पर कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन्स। पेरिफेरल प्रोटीन्स पाए जाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पेरिफेरल प्रोटीन्स। पेरिफेरल प्रोटीन्स क्या है, इसके विशेषता और कार्य के बारे में जानते हैं। पेरिफेरल प्रोटीन्स का देखो, पेरिफेरल प्रोटीन्स क्या है। पेरिफेरल प्रोटीन्स, पहला था पेरिफेरल प्रोटीन्स। पेरिफेरल प्रोटीन्स, देखो ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये झिल्ली के भीतर या सतह पर होते हैं, मौजूद होते हैं। बिल्ली के भीतर या सतह पर, यानी कि भीतर या सतह पर मौजूद होते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स। झिल्ली के भीतर या सतह पर मौजूद होते हैं। और ये जो होते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स, पेरिफेरल प्रोटीन जो होता है इसमें पेरिफेरल प्रोटीन्स क्या करते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन्स कोशिका को आकार और स्थिरता प्रदान करते हैं। पेरिफेरल प्रोटीन्स कोशिका को आकार और स्थिरता प्रदान करते हैं। देखो ये कोशिका को आकार व स्थिरता प्रदान करते हैं। कोशिका को आकार और स्थिरता प्रदान करते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स। ये कोशिका को मतलब एक आकार और स्थिरता देते हैं, इसमें सहायक होते हैं कोशिका को आकार और स्थिरता देने में। और दूसरी बात यह है, इसमें ये संकेत प्रणाली में भी सहायक होते हैं, संकेत प्रणाली में सहायक होते हैं। ये संकेत प्रणाली में सहायक, संकेत प्रणाली में सहायक। देखो ये रिसेप्टर प्रोटीन से जुड़कर संदेश को अंदर तक पहुंचाते हैं। देखो ये संकेत मतलब यानी कि सूचना भी पहुंचाने का कार्य करते हैं। ये रिसेप्टर प्रोटीन्स रिसेप्टर प्रोटीन से जुड़कर संदेश को
अंदर तक पहुंचाते हैं। देखो, जो पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं वो संकेत प्रणाली में भी सहायक होते हैं। रिसेप्टर प्रोटीन से जुड़कर संदेश को अंदर तक पहुंचाते हैं। ये संदेश पहुंचाने का भी कार्य करते हैं। अब इसमें तीसरा बात यह है, इसमें एंजाइम्स की भी भूमिका होती है। इसमें एंजाइम्स की भी भूमिका होती है, रासायनिक अभिक्रिया में सहायक होते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया में सहायक होते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया में सहायक होते हैं। जो पेरिफेरल प्रोटीन्स है वो रासायनिक अभिक्रिया में सहायक होते हैं। अब इसमें एक बात और है, इसमें कोशिका की पहचान में भी सहायक होते हैं। जो पेरिफेरल प्रोटीन्स होता है वो कोशिका को पहचानने में भी मदद कर सकता है। पेरिफेरल प्रोटीन्स कोशिका को पहचानने में भी सहायक होता है। कोशिका की पहचान में सहायक होता है। देखो, इसमें झिल्ली के सतह पर जो कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं, कार्बोहाइड्रेट हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं जो कि झिल्ली की सतह पर होते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये कोशिका को पहचानने में मदद करते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं इसमें कोशिका को पहचानने में मदद करते हैं। इसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स कोशिका की पहचान में सहायक होते हैं। कोशिका की पहचान में सहायक होते हैं। देखो, ये था हमारा पेरिफेरल प्रोटीन्स का कार्य। पेरिफेरल प्रोटीन जो होते हैं वो झिल्ली के सेल मेम्ब्रेन के अंदर या सतह पर स्थित होता है। पेरिफेरल प्रोटीन जो होता है वो झिल्ली के सतह या फिर अंदर स्थित होता है। और इसका कार्य क्या है? पेरिफेरल प्रोटीन्स का कार्य, ये कोशिका को आकार व स्थिरता प्रदान करते हैं, यानी कि कोशिका को एक आकार देते हैं। पेरिफेरल प्रोटीन्स कोशिका को एक आकार प्रदान करते हैं और ये संकेत प्रणाली में भी सहायक होते हैं। ये रिसेप्टर प्रोटीन से जुड़कर संदेश को अंदर तक पहुंचाते हैं। रिसेप्टर प्रोटीन से जुड़कर संदेश को अंदर तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। और ये रासायनिक अभिक्रिया में भी सहायक होते हैं। जो हमारा पेरिफेरल प्रोटीन्स है वो रासायनिक अभिक्रिया में भी सहायक होता है और ये कोशिका की पहचान में सहायक होते हैं। देखो, झिल्ली में मौजूद जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो कोशिका की पहचानने में भी मदद कर सकता है। कोशिका की पहचानने में मदद होता है कार्बोहाइड्रेट्स के द्वारा। देखो, अब हम लोग देखेंगे इंटेग्रल प्रोटीन्स। क्या देखेंगे? इंटेग्रल प्रोटीन्स। इसके पहले हम लोग पेरिफेरल प्रोटीन्स देख चुके हैं। अब देखेंगे इंटेग्रल प्रोटीन्स क्या होते हैं, इनका कार्य क्या होता है, इंटेग्रल प्रोटीन्स का इसकी विशेषता क्या है। देखो, दूसरा देखेंगे इंटेग्रल प्रोटीन्स।
इंटेग्रल प्रोटीन। देखो इंटेग्रल प्रोटीन जो होता है वो झिल्ली के अंदर तक यानी कि गहराई से अंदर तक धसे होते हैं। ये गहराई से अंदर तक धसे होते हैं, ये झिल्ली के अंदर तक धसे होते हैं। जो पेरिफेरल प्रोटीन था वो झिल्ली के मतलब सतह पर स्थित होता था, ये झिल्ली के सतह पर होता था, लेकिन ये सतह पर नहीं होते हैं। इंटेग्रल प्रोटीन जो है वो सतह पर नहीं होते, वो झिल्ली के अंदर गहराई तक धसे होते हैं। इंटेग्रल प्रोटीन जो होते हैं वो झिल्ली के अंदर गहराई तक धसे होते हैं। इंटेग्रल प्रोटीन्स हमारा ये झिल्ली के अंदर गहराई तक धसे होते हैं। देखो ये झिल्ली के अंदर गहराई तक धसे होते हैं, ये झिल्ली के अंदर गहराई तक धसे होते हैं। इंटेग्रल प्रोटीन जो होता है, इसके पहले पेरिफेरल प्रोटीन था, कोशिका के सेल मेम्ब्रेन के बाहरी सतह पर स्थित होता था, ये अंदर तक नहीं होता था, लेकिन ये अंदर तक गहराई में धसे होते हैं, ये अंदर गहराई तक धसे होते हैं हमारा इंटेग्रल प्रोटीन्स। देखो ये जो होता है इंटेग्रल प्रोटीन, ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के आर पार तक फैला होता है। ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के पास ये फैला होता है। देखो ये ऐसा प्रोटीन है, ये ऐसा प्रोटीन है जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर तक फैला होता है। देखो ये ऐसे प्रोटीन है जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर तक फैले होते हैं, इनको ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स भी कहा जाता है। इनको ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स भी कहते हैं। इंटेग्रल प्रोटीन जो होते हैं वो झिल्ली के अंदर गहराई तक धसे होते हैं, और ये ऐसा प्रोटीन है जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर तक फैला होता है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के आर पार फैला होता है। इनको ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स भी कहा जाता है, इंटेग्रल प्रोटीन्स को। किसको? इंटेग्रल प्रोटीन्स को ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स भी कहा जाता है। ये झिल्ली के आर पार होते हैं, देखो अब इसका कार्य क्या है हम लोग देखेंगे। इसका कार्य क्या है? ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स यानी कि चैनल बनाना। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स है, ये चैनल बनाते हैं। चैनल बनाने का मतलब यूट्यूब चैनल नहीं, ये चैनल बनाते हैं यानी कि रास्ता देते हैं। चैनल बनाना, देखो ये चैनल बनाते हैं, जैसे कि ये आयन और छोटे अणुओं को रास्ता प्रदान करते हैं। ये आयन व छोटे अणुओं को क्या करते हैं? रास्ता प्रदान करते हैं। ये आयन व
छोटे अणुओं को रास्ता प्रदान करते हैं, यानी कि रास्ता देते हैं। प्रदान यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे तब पर भी चलेगा। देखो जो इनका काम है चैनल बनाना, ये आयन व छोटे अणुओं को रास्ता देते हैं, ये आयन व छोटे अणुओं को रास्ता देते हैं और इसका काम है चैनल बनाना। और इसका दूसरा काम है वाहक प्रोटीन, करियर प्रोटीन्स। देखो करियर प्रोटीन्स में क्या था, ये विशेष अणुओं को पकड़कर झिल्ली के आर पार तक लेके जाते हैं, देखो ये विशेष अणुओं को पकड़कर झिल्ली के आर पार ले जाते हैं। ये विशेष अणुओं को पकड़कर झिल्ली के आर पार तक ले जाते हैं, ले जाते हैं। ये हमारा वाहक प्रोटीन्स, मतलब कौन, इंटेग्रल प्रोटीन्स, ये वाहक प्रोटीन्स भी होते हैं। ये विशेष अणुओं को पकड़कर झिल्ली के आर पार ले जाते हैं। अब देखेंगे इसका और कार्य क्या है, रिसेप्टर्स। देखो ये रिसेप्टर से जुड़कर जो इंटेग्रल प्रोटीन्स है, ये रिसेप्टर से जुड़कर बाहर के संकेत को अंदर तक पहुंचाते हैं। ये बाहर के संकेत को पकड़कर, जैसे कि हॉर्मोन्स को पकड़कर अंदर तक पहुंचाते हैं। देखो ये रिसेप्टर से जुड़कर बाहर के संकेत को जैसे कि यहाँ पे लिख रहे हैं, जैसे हॉर्मोन्स को पकड़कर हॉर्मोन्स को पकड़ना, ये जो सूचना है वो अंदर तक पहुंचाते हैं। ये सूचना अंदर तक पहुंचाते हैं। देखो ये जो इंटेग्रल प्रोटीन्स है, इसका कार्य है, पहला है चैनल बनाना, ये आयंस व छोटे अणुओं को रास्ता प्रदान करते हैं। और ये वाहक प्रोटीन्स भी होते हैं, इसमें विशेष अणुओं को पकड़कर झिल्ली के आर पार ले जाते हैं। और रिसेप्टर से जुड़कर बाहर के संकेत को, जैसे कि हार्मोन्स को पकड़कर अंदर तक पहुंचाते हैं। और कुछ इंटेग्रल प्रोटीन्स एंजाइम्स की तरह कार्य करते हैं। इसमें कुछ इंटेग्रल प्रोटीन जो होते हैं वो एंजाइम्स की तरह कार्य करते हैं, देखो अब हम लोग देखेंगे इसका तीसरा स्ट्रक्चर। तीसरा क्या है, इसमें क्या पाए जाते हैं, इसका पहला और दूसरा पढ़े हैं, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर
और प्रोटीन्स अणु को हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं। अब तीसरा हम लोग देखेंगे कोलेस्ट्रॉल। इसमें कोशिका झिल्ली में कोलेस्ट्रॉल भी पाए जाते हैं, कोशिका झिल्ली में कोलेस्ट्रॉल भी पाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इनका क्या कार्य होता है और ये कहाँ पर होते हैं। अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े हैं? अभी तक हम लोग इसके स्ट्रक्चर में फॉस्फोलिपिड बाइलेयर पढ़े हैं और प्रोटीन अणु भी पढ़े हैं। प्रोटीन अणु के दो भाग होते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन्स और इंटीग्रल प्रोटीन्स, ये पढ़ चुके हैं। अब हम लोग इसके तीसरा पढ़ेंगे। तीसरा है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल तीसरा है कोलेस्ट्रॉल। देखो कोलेस्ट्रॉल क्या है, यहाँ पर 3 लिख देते हैं। ये प्रोटीन अणु का भाग नहीं है, ये प्रोटीन अणु का भाग नहीं है, इसको ये मत समझिएगा, ये प्रोटीन अणु का भाग नहीं है। ये तीसरा है, ये कोलेस्ट्रॉल है। प्रोटीन अणु में हम लोग पेरिफेरल प्रोटीन्स और इंटीग्रल प्रोटीन्स देखे हैं। अब हम लोग देखेंगे तीसरा कोलेस्ट्रॉल। कोशिका झिल्ली में कोलेस्ट्रॉल भी होते हैं। जो यह लिपिड जो होते हैं वो परत के बीच में मौजूद होते हैं। कोलेस्ट्रॉल देखें, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, जो कि कोलेस्ट्रॉल कहाँ पर है, यहाँ पर, ये बीच में मौजूद होते हैं। कोलेस्ट्रॉल यहाँ पर है, इसका डायग्राम है कोशिका झिल्ली का। इसमें कोलेस्ट्रॉल यहाँ पर पाए जा रहे हैं। तो कोलेस्ट्रॉल ये लिपिड होते हैं वो परत के बीच में मौजूद होते हैं, ये परत के बीच में मौजूद होते हैं। और इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य क्या होता है? झिल्ली को मजबूती और लचीलापन देता है। ये क्या करता है? ये मजबूती और लचीलापन देता है, मजबूती और लचीलापन देता है। देखो ये परत के बीच में, ये परत के बीच में मौजूद होते हैं। ये कहां पर होते हैं? परत के बीच में मौजूद होते हैं। देखो ये झिल्ली को मजबूती व लचीलापन देता है। कौन? कोलेस्ट्रॉल। ये झिल्ली को मजबूती व लचीलापन देता है, झिल्ली को मजबूती और लचीलापन देता है। और इसका कार्य है, ये तापमान के अनुसार झिल्ली को सख्त व नरम बनाए रखता है। झिल्ली को सख्त व नरम बनाए रखता है, सख्त व नरम बनाए रखता है। देखो ये था हमारा कोलेस्ट्रॉल का कार्य। ये परत के बीच में मौजूद होते हैं और ये झिल्ली को मजबूती व लचीलापन देता है। ये तापमान के अनुसार झिल्ली को सख्त व नरम बनाए रखता है, तापमान के अनुसार झिल्ली को सख्त व नरम बनाए रखता है। तो ये था हमारा कोलेस्ट्रॉल। अब हम लोग चौथा देखते हैं, क्या है चौथा देखते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट चेन्स भी होते हैं। सेल मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट चेन्स भी होते हैं, जैसे हम लोग देख रहे हैं चेन से कार्बोहाइड्रेट चेन्स है। कार्बोहाइड्रेट चेन्स है, ये क्या करते कार्बोहाइड्रेट चेन्स प्रोटीन व लिपिड से जुड़े होते हैं। ये प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट चेन्स, कार्बोहाइड्रेट्स चेन्स, ये प्रोटीन
ये प्रोटीन व लिपिड से जुड़े होते हैं। जैसे प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, और लिपिड कौन सा, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड। देखो जो कार्बोहाइड्रेट चेन्स है ये प्रोटीन व लिपिड से जुड़े होते हैं, जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड। ये कोशिका के, और इनका कार्य होता है, कार्बोहाइड्रेट चेन्स का कार्य होता है, ये कोशिका की पहचान में मदद करते हैं, ये कोशिका की पहचान में मदद करते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट चेन। देखो अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे फंक्शन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन, कार्य क्या है सेल मेम्ब्रेन का कार्य। फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। Functions of cell membrane. Function of cell membrane. Functions of cell membrane. देखो ये क्या क्या करता है, जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है, जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है ये क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, देखो अब बताते हैं शुरू से। देखो कोशिका झिल्ली को, कोशिका झिल्ली ये तय करता है कि कौन सा पदार्थ अंदर आए और कौन सा पदार्थ बाहर जाए। जैसे कि हम लोग कुछ देखते हैं, जैसे कि हम लोग कुछ खाना देख रहे हैं ना, जैसे कि खाना है, कौन अच्छा है कौन खराब है, जो अच्छा रहेगा वही हम खाएंगे, गंदा चीज को नहीं खाएंगे, जो हमको पसंद नहीं है वो हम नहीं खाएंगे, जो हमको पसंद है वही हम खाएंगे। तो ऐसे कोशिका झिल्ली भी ऐसी पहचान करता है, जो उसको पसंद रहता है वो ये तय करता है कि कौन पदार्थ अंदर जाएगा और कौन पदार्थ बाहर आएगा। देखो कोशिका झिल्ली ये तय करता है कि कौन सा पदार्थ अंदर आएगा व कौन सा पदार्थ बाहर जाएगा। देखो सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो ये तय करता है कि कौन सा पदार्थ अंदर आएगा और कौन सा पदार्थ बाहर जाएगा। जैसे कि हम लोग खाना को अच्छा जो होता है वही हम लोग अंदर लेते हैं, और जो नहीं हमको पसंद है वो हम नहीं लेते हैं। तो ये हमारा कोशिका झिल्ली का काम होता है। और कोशिका झिल्ली जो होता है वो कोशिका झिल्ली कोशिका को बाहरी वातावरण से सुरक्षित रखता है। कोशिका झिल्ली कोशिका को बाहरी वातावरण से सुरक्षित रखता है। देखो कोशिका झिल्ली कोशिका को बाहरी वातावरण से सुरक्षित रखता है, और ये रिसेप्टर प्रोटीन से जुड़कर संकेत को अंदर तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। ये रिसेप्टर
ये रिसेप्टर प्रोटीन से जुड़कर रिसेप्टर प्रोटीन्स को जुड़कर संकेतों को अंदर तक पहुंचाते हैं। देखो, ये रिसेप्टर प्रोटीन से जुड़कर संकेतों को अंदर तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। सेल में बढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट चेन्स के द्वारा और ये कोशिका का पहचान करते हैं और कोशिका का आदान प्रदान भी करते हैं। इसमें कोशिका का आदान प्रदान नहीं, ये पदार्थों का आदान प्रदान करते हैं सेल मेम्ब्रेन, और ये कोशिका की पहचान भी करते हैं। तो ये था हमारा फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन का कार्य। देखो, हम लोग आज के वीडियो में क्या क्या पढ़े हैं, तो चलिए सीरियल वाइज देखते हैं क्या क्या पढ़े हैं। ऐसे सही रहेगा, समझ में आएगा। देखो, हम लोग आज के वीडियो में क्या क्या पढ़े हैं। सबसे पहले पढ़े हैं कि सेल मेम्ब्रेन क्या है। सेल मेम्ब्रेन क्या है। सेल मेम्ब्रेन क्या है, इसका मॉडल किसने दिया, और इसका स्ट्रक्चर पढ़े हैं। स्ट्रक्चर और फंक्शंस। देखो, इसके स्ट्रक्चर में हम लोग 4 पार्ट पढ़े हैं। कौन कौन से? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, प्रोटीन सड़ू में भी 2 भाग पढ़े हैं। पेरिफेरल प्रोटीन्स और इंटीग्रल प्रोटीन्स, और कोलेस्ट्रॉल और कार्बोहाइड्रेट चेन्स पढ़े हैं। ये हम लोग स्ट्रक्चर में पढ़े थे, और फंक्शंस को हम लोग जाने। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो समझ में आया होगा, और ऐसे ही और जानकारी लेने के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।